हाँ, हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और हम देख रहे हैं, हम ये जो क्लास स्टार्ट की है, ये क्लास है हमारी टैक्स की, सीए इंटर टैक्स। अच्छा, इसमें हमने डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे और इसमें हम सैलरी चैप्टर पढ़ रहे थे। इफ यू रिमेंबर, लास्ट क्लास में हमने, कल वाली क्लास में हमने क्या किया था, सैलरी क्लास रिकॉर्ड किया था। उसमें हमने लीव एनकैशमेंट देखा था। क्या देखा था बच्चा? लीव एनकैशमेंट देखा था कि लीव एनकैशमेंट यदि आपका एनकैश ड्यूरिंग, और ये लीव एनकैशमेंट होता क्या, ये भी हमने देखा था। उसमें हमने क्या बात कही थी कि अगर लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर पीरियड होता है, सर्विस के दौरान होता है, तो फुल्ली टैक्सेबल है। और एनकैश एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होता है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए हमने 4 कैलकुलेशंस की थी। दिस इज द सिनेरियो वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द 4 कैलकुलेशन। पहला क्या था आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा क्या था 3 लाख, और तीसरा क्या था एवरेज 10 मंथ सैलरी, और फोर्थ क्या था बैलेंस वैलिड लीव। और एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही कैलकुलेटिव पॉइंट, बैलेंस वैलिड लीव। बैलेंस वैलिड लीव को हमने कैलकुलेट करना सीखा था। बैलेंस वैलिड लीव को हमने कैलकुलेट करना सीखा था। किस तरह से वैलिड लीव को कैलकुलेट करते हैं? स्टेप 1 में टोटल एलिजिबिलिटी हमने देखा कि एलिजिबिलिटी पर ईयर, यानी इनकम टैक्स वालों के हिसाब से तो क्या है 30 है, इनकम टैक्स वालों के हिसाब से तो क्या है 30 है। वो स्टेप्स भी कुछ हमने लगाए थे, याद है आपको थोड़े बहुत? इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो कुछ स्टेप्स भी लगाए थे। ये रहे हमारे वो कुछ स्टेप्स कि पहले हमने देखा था एलिजिबल लीव क्या रहेगा। एलिजिबल लीव कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से उसको एनुअल लीव कितना मिलता है, और 30 डेज विच एवर इज लेस। उसके बाद में बैलेंस लीव देखा था कि जो एलिजिबल लीव है हमारा, स्टेप 1 में जो एलिजिबल लीव आया है। इस तरह से हमने सारी बातें की थी। मैं पूरा रिवाइज नहीं करवा रहा, मैं तो सिर्फ आपको एक थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा करवा रहा हूँ साहब। तो ये कल का काम था, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कहे थे आपको कि लीव एनकैशमेंट पे क्वेश्चंस करना। और मैंने कहा था लीव एनकैशमेंट बेटा ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको पूरा समझना, इस पे क्वेश्चन करना। ये सारी बातें हमने कही थी। तो ये सारी बातें करने के बाद में कुछ लोगों ने काम किया है, उनकी प्रॉब्लम्स मेरे पास में आई है। तो सबसे पहले मैं वो प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 74 में दिक्कत थी। 74 किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 74 नहीं हो रहा था, किन्हीं किन्हीं से क्वेश्चन नंबर 74 नहीं हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 74 पे हम आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है। इस क्वेश्चन नंबर 74 पे हम बात करें तो क्या है, चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। मिस्टर एक्स इज रिटायर्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2019 आफ्टर सर्विंग दैट एम्प्लॉय फॉर 16 ईयर्स। यानी क्या हो गया, मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स ने क्या किया है, मिस्टर एक्स 1 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। और कितने साल कंप्लीट कर लिए उन्होंने? 16 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। बेटा कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं? 16 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर सर्विसेज ऑफ 16 ईयर्स। होप यू अंडरस्टूड। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या हुआ, बेसिक पे कितना था इनका? 43 रुपीज पर मंथ। इनका बेसिक पे कितना था बेटा? 43 रुपीज पर मंथ। The employee was entitled for 65 days basic leave, 65 days leave per year. Oh my God! एक साल में एम्प्लॉयर कितनी छुट्टी दे रहा है? 65 डेज की लीव दे रहा है। एक साल में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कितना लीव दे रहा है? 65 डेज की लीव दे रहा है। क्या हम 65 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं, हम किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? 30 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। The employee has 780 days leave at his credit at the time of retirement as per the employer's record which were encashed by the employer। और अमाउंट कितना मिला इसको? 5,12,000 मिला। तो दोस्त थोड़ा सा पहले समझे कंप्यूट द टैक्सेबल लायबिलिटी, वो सब हम देखते हैं। एक बार हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझें। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, मुझे एक चीज बताइए। पहले हम कंपनी, सारी पॉलिसी हम कंपनी के हिसाब से पॉलिसी की बात करते हैं। कंपनी के हिसाब से पॉलिसी की बात करें तो कंपनी के हिसाब से अगर बात करता हूं तो एक साल में कंपनी के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी यहां पे देखिएगा 1 ईयर लीव। अगर मैं बात कहता हूं कि हाँ जी 1 ईयर लीव, 1 ईयर के अंदर कितना लीव ले सकता है वो बंदा? 1 ईयर के अंदर जो एम्प्लॉय कितना लीव ले सकता है? 65 डेज वो अपने आप लीव ले सकता है। समझ में आ गई ये बात? तो टोटल लीव कितनी अलाउड होती है? इसका मतलब बताओ कि कंपनी की तरफ से 16 सालों के अंदर, कंपनी की तरफ से 16 सालों के अंदर लीव कितनी अलाउड है? ये देखो नीचे कैलकुलेशंस किया है मैंने यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ, यहाँ से बात करेंगे हम यहाँ पे। हाँ जी, सो वी विल टॉक अबाउट, यस।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो समझो, पर ईयर लीव कितना था आपका, पर ईयर लीव था, पर ईयर लीव अलाउड कितना था बेटा, पर ईयर लीव अलाउड था दैट इज, ये पर ईयर लीव कितना अलाउड था आपका 65, पर ईयर लीव कितना अलाउड था आपका 65 डेज आपका पर ईयर लीव अलाउड था आपका पर ईयर लीव अलाउड था। तो लीव अलाउड बाय द एम्प्लॉयर, टोटल लीव अलाउड बाय द एम्प्लॉयर, अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ तो दिस इज टोटल लीव अलाउड बाय द एम्प्लॉयर, यानी 16 सालों के अंदर उस एम्प्लॉयर ने 16 सालों के अंदर उस एम्प्लॉयर ने कुल कितनी छुट्टियां उसको अलाउड की होगी, कितनी छुट्टियां अलाउड की होगी, दैट इज 65 मल्टीप्लाइड बाय 16, 65 बाय मल्टीप्लाइड बाय 16। हाँ जी, तो कितना है ये आपका 65 मल्टीप्लाइड बाय 16, 65 को 16 से हमने डिवाइड किया क्योंकि 65 डेज इन 1 ईयर एम्प्लॉयर अलाउड करता है, और 16 ईयर्स हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, तो टोटल कितना हमारे पास में लीव आ गया 1040 डेज, मीन्स एंटायर 16 ईयर्स में एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कितने डेज की लीव अलाउड करी है, वो है 1040 डेज की लीव अलाउ की है। अब देखिए द एम्प्लॉय क्वेश्चन में है, the employee has 780 days leave at his credit, 780 days leave at his credit। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि टोटल जितनी भी लीव थी उसमें से कुछ लीव एम्प्लॉय ने ले ली है, और जो बाकी बची हुई लीव है वो लीव है 780 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, इन पूरे 16 सालों में कंपनी ने 780 दिन की छुट्टी नहीं ली है। इस 780 दिन का वो पैसा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लेगा। इसका मतलब अब मैं कहता हूं समझो, टोटल मेरी छुट्टियां कितनी थी 1040, टोटल छुट्टी कितनी थी 1040, उसमें से मैंने कितनी अवेल नहीं करी 780 अवेल नहीं करी, तो कितनी अवेल कर ली आप बताओ। टोटल मेरे पास में लीव कितना था 1040, मैं अगर किसी कंपनी में जॉब करता तो 1040 लीव में ले सकता था पूरे 16 इयर्स में। मैंने कितनी नहीं ली 780 नहीं ली, कितनी नहीं ली मैंने 780 नहीं ली। इफ आई हैव नॉट टेकन 780 डेज तो मैंने ली कितनी है, तो मैंने ली है बेटा 260 डेज। मैंने कितना लिया है 260 डेज मैंने लीव लिया है। समझ में आ गया ये चीज। सो यहाँ पे ये समझना जरूरी है अपने को कि मेरे पास में टोटल लीव कितना अलाउड था कंपनी की तरफ से 1040, कितना मैंने नहीं लिया 780 मैंने नहीं लिया, तो कितना मैंने ले लिया 260 मैंने ले लिया। सो लीव ये क्या हो गया, हैंस लीव अवेल या एनकेस्ड व्हाइल इन सर्विस, किसी भी तरह से मैंने लीव का यूटिलाइजेशन कितना कर लिया, मैंने 260 डेज का लीव का यूटिलाइजेशन कर लिया। समझ में आ गई ये चीज समझ में आना जरूरी है। क्लियर। सो अब मुझे एक चीज बताइए, चलिए ये बात समझ में आ गया, यानी आपने कितना छुट्टी लिया है बेटा 260 डेज का छुट्टी लिया है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, लीव एंटाइटलमेंट एट द रेट। अब मुझे बताओ, अब आते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में 65 और 30 किस में कंपेयर करते हैं 65 और 30 में, 65 और 30 में कंपेयर करते हैं। तो बताओ क्या लेंगे, विच एवरेज लेस, तो विच एवरेज लेस लिया तो मैं क्या लूंगा 30 डेज। 30 डेज के हिसाब से मैं पूरे 16 सालों में कितनी छुट्टी ले सकता था 480 छुट्टियां ले सकता था। मैंने एक्चुअल में कितनी छुट्टी ली 260 छुट्टियां मैंने ले ली, 260 डेज का लीव मैंने ले लिया। तो पीछे मेरा बैलेंस लीव कितना बचा हुआ है, दैट इज माई बैलेंस्ड एलिजिबल लीव, बैलेंस वैलिड एलिजिबल लीव एज पर द इनकम टैक्स। समझ में आया। देखो भले ही कंपनी के हिसाब से 780 दिन का पेमेंट तुमको मिलेगा, भले ही कंपनी के हिसाब से 780 दिन का लीव तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है, लेकिन इनकम टैक्स की कैलकुलेशन जब हम करेंगे ना बेटा, तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में ये हमारा है बैलेंस वैलिड लीव एट द क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स। आया समझ में। तो ये 220 का आपका क्या है, 220 डेज आपका क्या है वैलिड लीव है, 220 डेज आपका वैलिड लीव है। होप यू अंडरस्टूड। ठीक है साहब।
तो अब देखिए, अब हम जो कैलकुलेशंस करेंगे, कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सबसे पहला काम क्या था। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो बेसिक पे तो कितना है आपका 43,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 3,44,000। लीव सैलरी की कैलकुलेशंस करते हैं। पहले तो हम देखिए सबसे फर्स्ट क्या होता है हमारा एक्चुअल रिसीव्ड। देखिए ऊपर नीचे है तो कोई बात नहीं है, हम उसको देख लेंगे। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ये क्या है आपका एक्चुअल रिसीव्ड, दिस इज योर एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल रिसीव्ड कितना हो रहा है आपका 5,12,000 हो रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है, 5,12,000 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है 5,12,000, तो ये हमको दिया हुआ है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो ये मेरा पहला आ गया एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। पहला क्या आ गया मेरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो ये आपको समझ में आ गया एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद में दूसरा क्या है स्टैंडर्ड लिमिट। दूसरा क्या आपका स्टैंडर्ड लिमिट, वो कितना है बेटा 3 लाख रुपये आपका स्टैंडर्ड लिमिट है आपका। दिस इज योर स्टैंडर्ड लिमिट। सेकंड जो है आपका वो क्या, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको अपने हिसाब से कर लेंगे। हाँ जी, दिस इज योर स्टैंडर्ड लिमिट, दिस इज योर स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट कितना आपका, दैट इज 3 लाख। अरे यार स्पेलिंग तुम लिख लेना ढंग से, समझ में आ गई बात। अच्छा थर्ड क्या था आपके पास में 10 मंथ सैलरी। 10 मंथ सैलरी, एवरेज सैलरी को चाहे 10 मंथ सैलरी को, वही बात है। अब वो भाई साहब 10 मंथ सैलरी देखेगा, ये सैलरी समझ में आ गया होगा। कोई कमी बड़ी, कोई घटत बढ़त नहीं है, कोई कमी बड़ी, कोई घटत बढ़त नहीं है। जो सैलरी अभी है वही 10 महीने पहले भी थी, तो 10 महीने की सैलरी इतनी ही आएगी। 10 महीने की सैलरी इतनी ही आएगी। 43,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, समझ में आ गया। अच्छा फोर्थ पॉइंट क्या था आपका बैलेंस वैलिड लीव। क्या था आपका बैलेंस वैलिड लीव मल्टीप्लाइड बाय द, बैलेंस वैलिड लीव मल्टीप्लाइड बाय द क्या था आपका, दैट इज एवरेज सैलरी। अब आपका एवरेज सैलरी क्या है, आपका एवरेज सैलरी है 43,000। क्या है आपका 43,000। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करके दिखाता हूं, मेरा फोर्थ मैं ऊपर ले लेता हूं। यहाँ पे क्या था मेरा, क्या था बैलेंस वैलिड लीव, बैलेंस वैलिड लीव मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करता मैं, किससे मल्टीप्लाई करता मैं एवरेज सैलरी से। किससे मल्टीप्लाई करता मैं एवरेज सैलरी से, यही होता। अच्छा बैलेंस वैलिड लीव कितनी है मेरी 220। बैलेंस लीव में कितनी है मेरी 220। ये किस में है, ये डेज में है। 220 किस में है, डेज में है। तो मुझे जो सैलरी कंप्यूट करना पड़ेगा, जो मुझे सैलरी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वो भी कितना होगा एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कितना है 43,000। 43,000 एवरेज सैलरी कितना है बेटा 43,000। ये 43,000 एक महीने का है, तो डिवाइड बाई क्या कर दूंगा मैं 30। डिवाइड बाई मैं क्या कर दूंगा 30। तो 43,000 डिवाइड बाई 30, या आप दूसरे तरह से कर सकते हैं 220 को, 220 डेज को अगर आप मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 30 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 43 कर देंगे, जैसे इन्होंने किया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में किया हुआ है। आप चाहें ये करें, आप चाहें ये करें, आपकी मर्जी। इसमें अमाउंट कितना आएगा आपका 3,15,333। 3,15,333। आपके पास में एक अमाउंट है 3,15,333, एक है 4,30, एक है 3 और एक है 5,12। विच एवरेज लेस इज एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्प्ट होगा आपका 3 लाख। एग्जेम्प्ट होगा आपका कितना 3 लाख। सो 3 लाख इज एग्जेम्प्ट, 3 लाख इज एग्जेम्प्ट। तो इसलिए आपका रिसीव्ड हुआ 5,12,000, एग्जेम्प्ट है आपका 3 लाख, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 2,12,000। और इस तरह से ये 2,12,000 यहाँ पे आएगा। ये रहा आपका 2,12,000। तो बेसिक पे कितना आपका 3,44,000 प्लस 2,12,000, इट कम्स आपका टोटल अमाउंट कितना आ गया 556। और आगे की कहानी तो वही स्टैंडर्ड डिडक्शन, वही सारी बातें, और इस तरह से है, ये होती है आपकी सारी बातें। तो क्वेश्चन नंबर 74 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपको समझ में आया होगा। होप दिस प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम नंबर 74 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपने मुझसे पूछा था, प्रॉब्लम नंबर 77 पूछा था, प्रॉब्लम नंबर 77 पूछा था। आइए मैं प्रॉब्लम नंबर 77 पे चलता हूं। देखिएगा क्या कहता है, मिस्टर एक्स रिटायर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2019 आफ्टर 20 ईयर्स 10 मंथ ऑफ सर्विस। हम यहाँ पे क्या लेते हैं बताओ, कंप्लीटेड ईयर्स। ये भी लीव एनकेशमेंट का ही है। ये प्रॉब्लम भी किसकी है, ये प्रॉब्लम भी आपकी किसकी है, लीव एनकेशमेंट की ही है। हाँ जी, ये प्रॉब्लम भी आपकी लीव एनकेशमेंट की ही है। तो मिस्टर एक्स रिटायर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2019 आफ्टर 20 ईयर्स 10 मंथ ऑफ सर्विसेज। हम लेते हैं कंप्लीटेड ईयर्स, तो यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स कितना है 20 ईयर्स। रिसीविंग द लीव सैलरी, अच्छा एक्चुअल में कितना रिसीव हो रहा है 5 लाख रिसीव हो रहा है। अदर डिटेल ऑफ हिज सैलरी इनकम आर एज फॉलोज। बेसिक सैलरी कितना है यहाँ पे 5,000 पर मंथ। कितना है बेटा 5,000 पर मंथ। ओहो,
विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019, ये अंदर का पैरा पढ़ रहा हूं मैं, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 1,000 रुपया उनका बढ़ गया था। तो अगर मैं बात कहूं 1 अप्रैल से पहले, आज की सैलरी आपकी 5,000 है, और आज का मतलब क्या, 1/12/2019 को आपकी सैलरी है 5,000 रुपीज पर मंथ, और बेटा 1 अप्रैल से आपकी सैलरी बढ़ गई थी, 1,000 रुपया पर मंथ बढ़ गई थी, तो ये 5,000 बढ़ने के बाद में है, 5,000 बढ़ने के बाद में है। तो 1 अप्रैल से पहले कितनी सैलरी थी आपकी, 4,000, 5 में से 1,000 लेस कर दो तो कितना आ जाता है, 4,000। समझ में आ गया बेटा आपको? हाँ जी सर समझ में आ गया, ये तो बहुत छुटका सा पॉइंट है। ओके बेटा ओके। डीए कितना आपका 3,000 पर मंथ, 60% ऑफ विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके फाइन। कमीशन है आपका 500 पर मंथ, बोनस है आपका 1,000 रुपीज पर मंथ। लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस कितना है, ये लीव अवेल्ड है, क्रेडिट नहीं है, लीव अवेल्ड है। ही वॉज एंटाइटल्ड टू 30 डेज। ओ माई गॉड, 30 डेज के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो 30 डेज यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी एज्यूमिंग ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अरे भैया अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वाह भगवान करे ऐसा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो कुछ भी नहीं देखना है। अगर याद करो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो लीव एनकैशमेंट है वो पूरा का पूरा क्या है, एग्जेम्प्ट है, पूरा का पूरा क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो देखो इफ अगर वो क्या है, लीव सैलरी अगर ये है तो गवर्नमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा भैया जी, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अब क्या है, नहीं साहब हम तो क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो वही अपनी कैलकुलेशंस होती हैं, वही कैलकुलेशंस होती है। पहली कैलकुलेशन क्या है आपकी, एक्चुअल रिसीव्ड। पहली कैलकुलेशन क्या है आपकी, एक्चुअल रिसीव्ड। तो ये देखिए एक्चुअल रिसीव्ड कितना है आपका, एक्चुअल लीव सैलरी कितना रिसीव हो गया आपका, 5 लाख हुआ है ना, ये 5 लाख रुपीज़ आपको ये रिसीव हुआ है यहाँ से। ठीक है। सेकंड क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट। सेकंड क्या है आपका, स्टैंडर्ड लिमिट। तो स्टैंडर्ड लिमिट कितना आपका, 3 लाख। ये समझ में आ गया आपको? ओके साहब ये समझ में आ गया। अच्छा थर्ड पॉइंट क्या है आपका, 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ सैलरी है ना, 10 मंथ सैलरी। अच्छा 10 मंथ सैलरी है। अब जरा यहाँ पे चेक करते हैं ये 10 मंथ सैलरी कैसे आएगी, ये 10 मंथ सैलरी कैसे आएगी। चलो देखो मैं 10 मंथ सैलरी की बात करता हूँ। आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, आपका विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है आपका, दिस इज कॉल्ड 1/12/2019। अगर मैं कहता हूँ कि आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट है, डेट कहाँ चले गए हम तो सर यहाँ कैलकुलेशन कर रहे थे। ओके ओके बाबा ओके। तो डेट सेट नहीं सर, डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट कितना है भैया आपका, सर वो है 1/12/2019। तो 1/12/2019 से जस्ट पहले के 10 महीने, 1/12/2019 से जस्ट पहले के 10 महीने, तो कहां से कहां शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं रिवर्स करूं तो मेरा नवंबर आया, नवंबर, उससे पहले अक्टूबर, हाँ जी। तो ये कहां से कहां तक आएगा, देखो कहां से कहां तक आएगा, ये मैंने कैलकुलेशन किया तो फैब 2019 से लेके उसके बाद में नवंबर 2019, ये 10 महीनों की सैलरी, ये 10 महीनों की सैलरी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फैब 2000 रिवर्स कैलकुलेशन करके देख लेना, एक बार आप रिवर्स कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं अगर ये डेट ऑफ रिटायरमेंट को मैं सपोज करो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, हाँ जी, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट कितना आपका 1/12/2019, इससे जस्ट पहले के 10 महीने, इससे जस्ट पहले के 10 महीने। तो यहाँ से फरवरी 2019 से लेके नवंबर 2019, यानी देखिएगा जनवरी फरवरी आया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 10 मंथ हो गए साहब। समझ में आ रहा है ये चीज़? अच्छा अब सैलरी यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो ऊपर सैलरी में क्या बोला गया, वो बोलता है पहले ओ हो 1 अप्रैल से उसकी सैलरी में इजाफा कितना हुआ था, 1,000 का। तो 1 अप्रैल तक उसकी सैलरी कितनी थी, 4,000। तो बेसिक सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ, मैं अगर बेसिक सैलरी की बात करता हूँ, बेसिक सैलरी कहाँ से कहाँ तक, बेसिक सैलरी कहाँ से कहाँ तक, फैब 2019 से लेके नवंबर 2019 तक। अरे नहीं, फैब 2019 से लेके मार्च 2019 तक कितना था आपका, सर वो था हमारा 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ।
तो 2 महीने का सैलरी कितना होगा सर? सिंपल है, 4000 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो ना, 4000 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो तो इट कम्स 8000 रुपीज़। कितना आ गया आपका? 8000 रुपीज़। समझ में आता है आपको बात? बिल्कुल समझ में आता है। अच्छा, तो बेसिक सैलरी का, अब बेसिक सैलरी में मुझे कौन सा बाकी रह गया समझ, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। अब बेसिक सैलरी मेरा बाकी रह गया, अरे भैया, तो बेसिक सैलरी अब मेरा बाकी रह गया है। देखिएगा, अगर मैं बात कहता हूँ बेसिक सैलरी 2, मुझे अब क्या करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक का लेना पड़ेगा सर? हमें लेना पड़ेगा अब अप्रैल से। हमें कब से लेना पड़ेगा? अप्रैल से लेना पड़ेगा। अप्रैल 2019 से लेके कहाँ तक बेटा? नवंबर 2019 तक। नवंबर 2019 तक लेना पड़ेगा। अच्छा, तो उस समय हमारे कितने, उस समय हमारी सैलरी कितनी हो गई थी सर? बढ़ के 5000 रुपया पर मंथ हो गई थी। बढ़ के 5000 रुपया पर मंथ हो गई थी। ओके, तो टोटल कितने महीने हुए थे बेटा? तो सर 8 मंथ हुए थे। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 8, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये कितना होता है सर? ये होता है दैट इज 40,000। ये कितना होता है सर? 40,000 होता है। तो दिस इज माई 40,000, ये समझ में आया। और ये क्या है आपका? 8,000। ये 8,000 और ये 40,000 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये 8,000 और ये 40,000 आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, और सैलरी में क्या इंक्लूड करते हैं सर? सैलरी में और सीडीए भी इंक्लूड करते हैं, परसेंटेज कमीशन भी करते हैं। सीडीए देखते हैं, सीडीए। अच्छा, सीडीए की बात देखें तो सीडीए की बात देखते हैं तो यहाँ पे सीडीए सर चेक करो ना, सीडीए कितना है? डीए 3,000 पर मंथ, 60% ऑफ विच इज रिटायरमेंट बेनिफिट। गाइज यहाँ पे देखेगा, अच्छा डीए में बढ़ोतरी हुई है क्या? डीए में इंक्रीमेंट हुआ है क्या? नहीं, डीए में किसी भी तरह का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। डीए में किसी भी तरह का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है बेटा। तो यहां पे अगर मैं बात कहूं, सो दिस इज 3,000 पर मंथ। ये क्या है आपका? 3,000 पर मंथ आपका डीए है। लेकिन क्या ये पूरा पूरा सीडीए है क्या? नहीं सर, इसमें 60% पोर्शन ही सीडीए है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो डीए मुझे मिला था 3,000। इसका कितना पोर्शन है सर? 60% पोर्शन है। 60% पोर्शन कितना होता है? दैट इज सर 1800 रुपया होता है। ओके, 1800 इंटू कितना करूं सर? ये तो मैं सीधा सीधा 10 ही करूंगा। सीधा सीधा कितना करूंगा? 10 ही करूंगा। तो ये सीधा सीधा 10 करने से, ये सीधा सीधा 10 करने से यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ तो मेरा टोटल कितना आता है? 1800 इंटू 10 कितना करता है? तो सर 18,000 आता है। कितना आता है बेटा? 18,000 आता है। सो ओ हो सर कितना है ये? क्या सर गड़बड़ हो गया ना आपके? तो कोई बात नहीं बेटा, ये ले 18,000 आता है। कितना आता है आपका? 18,000 आता है। तो ये मेरे 10 मंथ की सैलरी हो गई। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया ना, ये कैलकुलेशन मेरा कितने महीने का हो गया? ये कैलकुलेशन मेरा 10 मंथ का सैलरी का हो गया। डेट ऑफ रिटायरमेंट से जस्ट पहले के 10 मंथ की सैलरी कितना है? इन तीनों को ऐड करें, इन तीनों को ऐड करें तो कितना आएगा? इन तीनों को ऐड करते कितना आएगा? यहाँ पे ये सब आप डिलीट मारें, ये सब भी आप, कोई मतलब नहीं है, ये सब भी आप डिलीट मारें। अच्छा, तो ये भी आप, अरे सर क्या कर रहे हो सर? अरे सर रुको, इसको भी आप डिलीट मारें। तो ये यहाँ से ये आपका आ जाता है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ तो दैट इज़ योर 66,000। तो थर्ड पॉइंट समझ में आया आपको? अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? फोर्थ पॉइंट क्या था आपका? अगर मैं बात कहता हूँ तो फोर्थ पॉइंट में क्या था आपका? यस बोलो ना, फोर्थ पॉइंट में क्या था? यही तो अपने को करना पड़ेगा। हाँ जी, तो फोर्थ पॉइंट में था सर, फोर्थ पॉइंट में था कि यस बोलिए, बैलेंस वैलिड लीव। बैलेंस वैलिड लीव किसके हिसाब से बेटा? एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी कौन से, कितने महीने की एवरेज सैलरी? तो सर एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ था। कितना था? एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ था। समझ में आ रही है बात? बैलेंस, हाँ जी समझ में आया आपको ये चीज? बैलेंस वैलिड लीव एज पर इनकम टैक्स मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ। अच्छा, बैलेंस वैलिड लीव कितना है जरा हमने देखा है क्या? बैलेंस वैलिड लीव निकाला क्या हमने? आइए जरा निकाल देते हैं। देखिए, टोटल कितने सर्विसेज थे, टोटल कितने ईयर्स थे आपके? 20। और एक ईयर में कितना वैलिड लीव था आपका? 30। तो टोटल लीव कितना था आपका अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे बैलेंस लीव निकला हुआ है। अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ बैलेंस लीव निकला हुआ है, बैलेंस लीव निकला हुआ देखो। हाँ जी, ये मैं यहाँ से ऊपर ले आता हूँ। ये यहाँ पे बैलेंस वैलिड लीव यहाँ पे निकला हुआ है। देखिएगा बैलेंस वैलिड लीव कितना है? लीव
लीव ड्यू बराबर क्या है आपका, लीव क्या करेंगे हम इसमें, लीव टेकन है, अच्छा जी, लीव टेकन कितना, देखिए लीव अलाउड, लीव अलाउड में कितना हुआ 30 डेज पर ईयर, 30 डेज है ना, एक साल का 30 डेज है, मल्टीप्लाइड बाय द 20, तो ये कितना हो जाता है 600, 600 में से कितना लेस करना है, 480 डेज लेस करना है, तो कितना आ जाएगा बाबू, तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द 120, कितना आ जाएगा आपका 120, तो बैलेंस वैलिड लीव कितना है आपका 120, बैलेंस वैलिड लीव कितना है आपका 120, समझ में आ रहा है आपको बात, बैलेंस वैलिड लीव कितना है आपका 120, होप यू अंडरस्टूड। सो अगर मैं बात करता हूँ बैलेंस वैलिड लीव मेरे पास में 120, बैलेंस वैलिड लीव मेरे पास में कितना है 120 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ एवरेज सैलरी का मतलब क्या हो गया, देखिए 66,000 है 10 मंथ का सैलरी, तो इसको मैं अगर एवरेज करता हूँ, इसको मैं एवरेज करता हूँ तो कितना आएगा 6,600, 6,600 कितना आएगा 6,600। अच्छा ये तो मंथली सैलरी है, ये तो मंथली सैलरी है, और ये आपके पास में क्या है डेज है, तो या तो आप क्या करो इन डेज को, या तो आप क्या करो इन डेज को मंथ में कन्वर्ट कर दो, या ये जो मंथली सैलरी है इसको डेज में कन्वर्ट कर दो, एज जैसा भी आपको समझ में आए, डिवाइड बाय मैं 30 कर देता हूं, तो जब आप ये काम करोगे 120 मल्टीप्लाइड बाय 6,600 डिवाइड बाय 30, तो जो आपका फिगर आएगा वह फिगर आएगा आपका 26,400, वह फिगर क्या आएगा आपका 26,400, सो दिस इज योर 26,400 आपका एक अमाउंट आएगा। तो आपके पास में देखो चार फिगर हो गए, 5 लाख, 3 लाख, 66,000 एक फिगर हो गया, और एक दूसरा फिगर क्या हो गया 26,400, क्या फिगर हो गया आपका 26,400। अब इन चारों में से विच एवरेज लेस इज एग्जाम्प्ट, तो विच एवरेज लेस क्या है बेटा 26,400 आपका क्या है, यह आपका एग्जाम्प्ट अमाउंट है, तो आपको एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ 5 लाख, एग्जाम्प्ट कितना इतना, तो टैक्सेबल कितना इतना, समझ में आया। So this is your question number 77, this is your question number 77। इस तरह हमारा ये क्वेश्चंस लीव एनकैशमेंट टॉपिक मेरी तरफ से पूरा समाप्त होता है। फ्रॉम माय साइड आई एंड दिस टॉपिक। अब मैं नए टॉपिक पे आ रहा हूँ, सैलरी में बस कुछ ही दिनों की सैलरी, 1 या 2 दिन की और सैलरी, आपका सैलरी चैप्टर बचा है, उसके बाद हम एक नया चैप्टर लेंगे। नाउ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। देखो बेटा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता क्या है, सेक्शन 10(10)(b) रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, जब कंपनी से हमको निकाल दिया जाता है। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छंटनी, एम्प्लॉय को छंटनी कहते हैं, छांटते हैं। अभी जैसे कोरोना का माहौल है तो खूब सारा रिट्रेंचमेंट होगा साहब। तो क्या होता है कि जब रिट्रेंचमेंट में क्या होता है, जब कंपनी आपको कह देती है कि भाई साहब अब आप चले जाइए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को टाटा बाय बाय बोल देता है तो उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। तो अचानक से टाटा बाय बाय बोल देंगे तो एक एम्प्लॉय पे खतरा आ जाएगा, तो एम्प्लॉयर इसके लिए कंपनसेशन भी देता है। बेटा एम्प्लॉयर इसके लिए कंपनसेशन भी देता है। तो वो जो कंपनसेशन मिलता है एट द टाइम जब आप जा रहे हैं तभी तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो वो कंपनसेशन की जो टैक्सेबिलिटी है, वो टैक्सेबिलिटी के लिए हमें 3 कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये देखिएगा 3 कैलकुलेशन, नोट्स में नहीं होगा तो आप लिख लेना, क्योंकि ये नीचे वाला लाइन आपके नोट्स में नहीं होगा, ये चीज़ें आपको लिखनी होगी। तो क्या होगा आपका, पहला क्या है वही एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, पहला क्या है आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा क्या है आपका स्टैंडर्ड लिमिट, और यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट कितना बेटा 5 लाख। और तीसरा क्या है 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। 15 डेज सैलरी का मतलब क्या होता है और एवरेज पे का मतलब क्या होता है। 15 डेज सैलरी यानी 15/26, यानी एक महीने की जो सैलरी होती है उसको हम डिवाइड बाय 26 करते हैं, मल्टीप्लाइड क्या करते हैं 15 करते हैं, तो वो 15 डेज की इफेक्टिव सैलरी आ जाती है। इनटू वो कहता है एवरेज पे, इनटू क्या कहता है एवरेज पे कहता है। अब एवरेज पे का मतलब क्या है, जैसे एवरेज सैलरी होती है ना, वहां पे ये वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया एवरेज पे। तो बेटा पहले जैसे लीव एनकैशमेंट में भी एवरेज सैलरी था, वो कितने महीने का था, वो 10 मंथ्स का था। कितने महीने का था 10 मंथ्स का था। और यहाँ पे है 3 मंथ एवरेज पे। यहाँ पे कितने महीने की सैलरी का एवरेज करना है, 3 महीने की सैलरी का एवरेज करना है। 3 महीनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 3 करना है, तो 3 मंथ की एवरेज सैलरी आ जाएगी। समझ में आ गया। देखिए अच्छा मंथली काम करता है तो 3 मंथ का रहेगा,
अगर वीकली काम करता है तो 4 वीक का रहेगा, वीकली काम करता है, किसी किसी को सैलरी वीक पे मिलती है तो 4 वीक का एवरेज सैलरी। खैर हमें वीक पे नहीं जाना है, हमें डेज पे नहीं जाना है, हमारे लिए सिर्फ इतना काम का मंथली एवरेज। समझ में आ रही बात? तो एवरेज सैलरी का मतलब हो गया 3 मंथ का एवरेज पे, 3 मंथ की एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज, अब मैं यहां पे एक वर्ड और लिख देता हूं, राउंडेड। राउंडेड ईयर्स ऑफ राउंडेड ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड, या जो भी बात कहे, राउंडेड कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब क्या हो गया? अगर 7 साल 8 महीने हैं, 6 या उससे ऊपर हो जाए, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, सॉरी इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, अगर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ है, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ है, तो उसको नेक्स्ट ईयर में मान लेंगे। उसको किस में मान लेंगे बेटा जी? नेक्स्ट ईयर में मान लेंगे। समझ में आया आपको बात? सो दिस इज कॉल्ड, यहां पे आपका ये पॉइंट समाप्त होता है। आपको 3 कैलकुलेशंस करनी है। 3 कैलकुलेशन, जैसे ही आप ये 3 कैलकुलेशन कर लेंगे, जैसे ही आप ये 3 कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 3 कैलकुलेशन करते ही क्या हो जाएगा बेटा? इनमें से विच आवर इज लेस इज एग्जाम्ड, बाकी क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कोई खास, मतलब मेरे को नहीं लगता है कोई खास इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन चूंकि हमारे कोर्स में है इसलिए हमको ये करना है। ठीक है ना? मॉड्यूल पे भी ज़्यादा, मॉड्यूल के अंदर भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। अच्छा साहब, सैलरी में क्या इंक्लूड करते हैं? बेसिक प्लस डीए। हालांकि अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो बहुत सारा इंक्लूड करते हैं, लेकिन हमें हमारे पर्पस के लिए बेसिक और डीए को इंक्लूड करना है। कोई सीडीए कोई पीडीए नहीं भैया, बेसिक और डीए, पूरा पूरा डीए। समझ में आती है बात? हाँ जी। सो बेसिक प्लस डीए हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। आइए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। दैट इज, Mr. X received retrenchment compensation of rupees 10 lakh after 30 years 4 month of services. At the time of retrenchment, he was receiving basic salary कितना 20,000 and DA कितना 5,000 per month. Compute his taxable retrenchment. हाँ जी, सेक्शन 10(10)B में हमारे पास में 3 कंडीशन है। पहला क्या है आपका? स्टैंडर्ड, पहला क्या है? एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल रिसीव्ड कितना है इसका? 10 लाख। कितना एक्चुअल रिसीव्ड? 10 लाख। दूसरा क्या? स्टैंडर्ड लिमिट या स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है आपका? 5 लाख। तीसरा क्या आपका? तीसरा क्या बेटा? 15/26, 15/26 देखिएगा, दैट इज 15/26। ओके, 3 मंथ एवरेज सैलरी। अब उसका सैलरी सब कुछ 3 महीने, कोई भी मंथ सब सैलरी में देखिएगा, एवरेज सैलरी में तभी चेंजेस आता है, एवरेज सैलरी में तभी चेंजेस आता है जब आपके सैलरी के में, जब आपके सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज होता है। अगर आपकी सैलरी पिछले 3 महीने में कुछ बढ़ी है या पिछले 3 महीने में कुछ कम हुई है, तो आपका एक एवरेज सैलरी में चेंज आता है। वरना अगर आपकी सैलरी कांस्टेंट है, उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं हुआ है बेटा, तो फिर सैलरी में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ पे वही हमारा एवरेज सैलरी भी कितना होगा? 20,000 प्लस 5,000, यही हमारा यही सैलरी होगा। और मल्टीप्लाइड बाय 30, यानी कितने ईयर्स थे आपके? राउंडेड कंप्लीटेड ईयर्स कितने थे? 30 ईयर्स 4 मंथ थे। तो 4 मंथ है तो उसको तो राउंड कर नहीं सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 30। तो ये क्या आ गया आपका? 4,32,692। आपके पास में 3 फिगर, आपके पास में 3 फिगर। पहला फिगर 10 लाख का, दूसरा फिगर 5 लाख का, दूसरा फिगर क्या है? 5 लाख का, और तीसरा फिगर है आपका 4,32,692। बताओ विच इज लेस इज एग्जाम। तो कितना एग्जाम होगा आपका? दिस इज योर एग्जाम पोर्शन एंड दिस इज योर टैक्सेबल पोर्शन, दिस इज योर एग्जाम पोर्शन, दिस इज योर टैक्सेबल पोर्शन। होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, क्या करना है इसमें? इसमें क्या करना है? 3 कैलकुलेशन है। किसमें 3 कैलकुलेशन है बेटा? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में 3 कैलकुलेशन है। एक्चुअल रिसीव्ड 5 लाख, 15/26 मल्टीप्लाइड बाय द 3 मंथ एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ राउंडेड कंप्लीटेड ईयर्स। समझ में आती है बात? तो इन 3 में से विच आवर इज लेस इज एग्जाम, और बाकी का टैक्सेबल। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए। नाउ द माय सैलरी में नेक्स्ट पॉइंट, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट 10(10)C। रिट्रेंचमेंट में तो आपको धक्का देके बाहर निकाला गया, यानी एम्प्लॉय को, आपको नहीं, यानी एम्प्लॉय को धक्का देके बाहर निकाला गया। और वॉलंटरी रिटायरमेंट में क्या है? एम्प्लॉय कहता है धक्का मत दे, धक्का नहीं, मैं खुद जा रहा हूं, मैं खुद छोड़ के जा रहा हूं, तू क्या मुझे धक्का देगा? ले संभाल अपनी नौकरी, मैं खुद अपनी जॉब छोड़ के जा रहा हूं। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेता है, एम्प्लॉय अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेता है। समझो समझो, जॉब का टाइम पीरियड है, रिटायरमेंट की एज है 60 ईयर्स, रिटायरमेंट की एज कितनी है? 60 ईयर्स। लेकिन मान लो 55 ईयर्स हुआ और एम्प्लॉय का मन हो गया अब यार अब काम नहीं करना,
अब जिंदगी ऐशो आराम से गुजारेंगे, अब ये रोज रोज का काम नहीं करेंगे, रोज रोज की बॉस की नहीं सुनेंगे। उसने आके बॉस को बोल दिया, सर मैं रिटायर्ड होना चाहता हूं, हो गए मेरे 55 साल, ये लीजिए मेरा रिटायरमेंट, ये लीजिए मेरा रिटायरमेंट, ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर, मैं अब रिटायर्ड होना चाहता हूं, अब मुझे काम नहीं करना। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब क्या है? रिटायरमेंट की एज अभी नहीं आई है, रिटायरमेंट की एज अभी नहीं आई है, बट फिर भी उससे पहले ही एम्प्लॉय क्या हो रहा है? अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से क्या हो रहा है? रिटायर्ड हो रहा है। वॉलेंट्री एम्प्लॉय ओन गेट द रिटायरमेंट। समझ में आ रही बात? तो ऐसी कंडीशन में फिर उसको एक मुश्त अमाउंट भी मिलता है, जिसको हम बोलते हैं 1010C के अंदर एग्जम्पशन की लिमिट, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सेक्शन 1010C, 1010B किसका भैया? बीवी ने निकाल दिया। 1010B किसका? यानी कंपनी ने खुद ने निकाल दिया। 1010C क्या है? हम खुद छोड़ के जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सो दैट इज कॉल्ड द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसके अंदर क्या कैलकुलेशंस होगी, सीधा मैं कैलकुलेशंस पे ले जाता हूँ। ये थ्योरी आप, बिकॉज आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वरना नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। आप सीधा आइएगा ये इस चार्ट पे, सीधा इस चार्ट पे आइएगा। अगेन इसमें 4 कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। अगेन इसमें क्या करनी पड़ेगी? 4 कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। देखो, मानो सपोज करो, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं इसमें। मान लो कि आप अभी किसी एम्प्लॉय की एज, सपोज कीजिएगा एज है उसकी, या मैं कहता हूं उसका टोटल सर्विस पीरियड था, टोटल सर्विस पीरियड अगर वो करता तो सर्विस पीरियड में कह दूं, अच्छा इसको दूसरे एग्जांपल से मैं समझाता हूं। इसमें चलिए, मान लो कि मिस्टर ए है, मान लो मिस्टर ए है, वो ए क्या करता है? ए जॉब कर रहा है। ए की एज है अभी, 55 ईयर्स। ए की एज कितनी है? 55 ईयर्स, और उसका रिटायरमेंट है 60 ईयर्स में। रिटायरमेंट कितने में है? 60 ईयर्स में है। तो 55 साल का ए हो गया है, और ए कहता है अब मुझे काम नहीं करना। तो अब मुझे बताओ उसके पीछे बैलेंस ईयर ऑफ सर्विसेज, बैलेंस ईयर ऑफ सर्विसेज कितने हैं बताओ? बैलेंस ईयर ऑफ सर्विसेज पीछे कितने बचे हैं? 5। यानी कि अभी 5 साल और वो सर्विस कर सकता था। और अगर मैं बात कहूं, अगर मैं इसी में बात कहूं बैलेंस नंबर ऑफ मंथ, बैलेंस नंबर ऑफ मंथ कितने रहेंगे? बैलेंस नंबर ऑफ मंथ कितने रहेंगे यहाँ पे? यानी यस, बैलेंस ईयर ऑफ सर्विसेज 5 ईयर्स, और बैलेंस नंबर ऑफ मंथ ऑफ सर्विसेज कितने? नंबर ऑफ मंथ ऑफ सर्विसेज वो कितना है आपका? दैट इज 60 मंथ, सॉरी 60 मंथ। ऑब्वियसली यार, 5 साल को महीने में कन्वर्ट करो ना, 5 साल को महीने में कन्वर्ट करो ना, 5 साल को महीने में कन्वर्ट करो ना, तो कितना आता है? 60 मंथ ही तो आता है। 5 साल को महीने में कन्वर्ट करो, 60 मंथ आ जाएगा। सो बैलेंस ईयर ऑफ सर्विसेज कितना आपका? 5 ईयर्स है। बैलेंस नंबर ऑफ मंथ ऑफ सर्विसेज कितना आपका? 60 मंथ है। ये समझ में आता है? ये कुछ समझ में आता है ना? बैलेंस का मतलब क्या है? हमने जितने साल जॉब कर लिया है, हमने जितने साल जॉब कर लिया, इट्स ओके। अब पीछे कितना जॉब पेंडिंग रखा हुआ है? अगर हम आज वीआरएस नहीं लेते, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में हम नहीं जाते, तो हम बैलेंस और कितने टाइम तक हम जॉब कर पाते? दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ईयर ऑफ सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ईयर ऑफ सर्विस, दैट इज कॉल्ड 5 ईयर्स। समझ में आता है चीज? चलिए, तो यहां पे वीआरएस के लिए हमें 4 कैलकुलेशंस, पहला एक्चुअल रिसीव्ड, दूसरा एस्टिमेट लिमिट 5 लाख, और तीसरा लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 3। ये फिक्स है, मल्टीप्लाइड बाय 3। अरे भैया फिक्स है, मैं क्या कह रहा हूं? फिक्स है। इनटू नंबर ऑफ फुल्ली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ फुल्ली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने उस एम्प्लॉय के यहां पे, आपने उस एम्प्लॉयर के यहां पे कितने साल काम कर लिया। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं, सपोज कीजिएगा कि अभी एम्प्लॉय की एज कितनी है? अभी एम्प्लॉय की एज है 55। एम्प्लॉय की एज कितनी है? 55। और जब एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था तो उस समय उसकी एज थी, मान लेते हैं दैट इज 45। मान लेते हैं कितना था उसका? 42 कर देता हूँ, 42 ईयर्स था। कितना था उसका? 42 ईयर्स था। और अभी कितना है इसका? 55 ईयर्स है। समझ में आ रही है बात? तो 42 ईयर्स में, मान लेते हैं 42 ईयर्स, हैप्पी बर्थडे हुआ ही था तो उसने ज्वाइन कर लिया। तो उसने कितने साल इस एम्प्लॉय के यहाँ पे काम किया? बताओ कितने साल काम किया? बोलो बेटा, कितने साल काम किया? यस, 13 ईयर्स। तो इसका सर्विसेज कितना हो गया? सर्विस पीरियड कितना हो गया? कितना सर्विस इसने दे दिया?
कितना सर्विस पीरियड दे दिया बेटा? 13 ईयर्स। कितना दे दिया? 13 ईयर्स सर्विस पीरियड दे दिया उसने। यानी इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ होगा कितना है, मैंने तो जस्ट आपको एग्जांपल लेके बताया। क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्ट भी दिया हुआ हो सकता है आपको डायरेक्ट भी दिया हुआ हो, और हो सकता है एज के अकॉर्डिंग दिया हुआ हो। तो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट दिया हुआ आएगा। सर्विस पीरियड कितना है? 13 ईयर्स। यानी एम्प्लॉय ने क्या किया है? यानी एम्प्लॉय ने 13 साल तक जॉब किया है। एम्प्लॉय ने 13 साल तक जॉब करने के बाद में वो जॉब छोड़ा है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, सपोज करो 13 साल 8 महीने जॉब करता, 13 साल 8 महीने जॉब करता, तो हम कितना लेते? तो भी हम 13 साल ही लेते, क्योंकि यहां पे कितना लिखा हुआ है? नंबर ऑफ फुल्ली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। नंबर ऑफ फुल्ली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज, यानी कंप्लीट होना चाहिए आपका ईयर। तो ये थर्ड कैलकुलेशन क्या है? आपको लास्ट में कितनी, जब आप रिटायर्ड हुए उस समय आपको कितनी सैलरी मिल रही है? मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ फुल्ली कंप्लीटेड ईयर्स, तो एक अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा। और फोर्थ कैलकुलेशन बड़ी प्यारी कैलकुलेशन है, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू बैलेंस नंबर ऑफ सर्विसेज लेफ्ट। ये रहा बैलेंस नंबर ऑफ सर्विसेज लेफ्ट, बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विसेज लेफ्ट। अभी कितने साल और अभी हम कितने महीने और काम कर सकते थे, अभी कितने महीने हम और काम कर सकते थे, वो महीने यहां पे आ गए हैं। तो माय डियर, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंस नंबर ऑफ मंथ ऑफ सर्विसेज लेफ्ट। तो ये 4 कैलकुलेशंस आपके पास में होगी। इन 4 में से जो भी मिनिमम होगा वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, बाकी का क्या होगा? टैक्सेबल होगा। अच्छा दोस्त, आप कहेंगे सर सैलरी का मतलब तो समझाएं। बिल्कुल बता रहा हूं। सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए। डीए नहीं है, ये क्या है? सीडीए है। डीए नहीं है, ये क्या है? सीडीए है। बेसिक प्लस सीडीए प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ द कमीशन, यानी परसेंटेज कमीशन। बीसीसी जो शॉर्ट में हमारा नाम होता है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सैलरी हमारी, बीसीसी, वही इसका मतलब है मेरे भाई, वो इसका मतलब है। समझ में आया? तो इसमें क्या है? याद तो करना पड़ेगा बेटा। यस अंकुल बाबू, याद तो करना पड़ेगा ना। तो बेसिक सैलरी क्या आप, सॉरी, अगर मैं कहता हूं लीव एनकेशमेंट, लीव एनकेशमेंट क्या था वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? उसके बाद हमने किया रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, रिट्रेंचमेंट स्कीम। यानी कि रिट्रेंचमेंट में क्या है? खुद चला, हम धक्का दे देते हैं एम्प्लॉय को कि चला जा बेटा, अब तेरी जरूरत नहीं है। फिर हम किस में आए? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में, यानी एम्प्लॉय खुद छोड़ के जा रहा है। एम्प्लॉय खुद छोड़ के जा रहा है। तो जब एम्प्लॉय खुद छोड़ के जा रहा है, देखो तीनों में एम्प्लॉय जा रहा है। एम्प्लॉय जब खुद छोड़ के जा रहा है तो उसमें 4 कैलकुलेशन कौन कौन सी? एक्चुअल, पहला क्या है आपका? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एआर। दूसरा क्या है मेरे यार? 5 लाख स्टैंडर्ड लिमिट। तीसरा क्या है आपके पास में? लास्ट ड्रॉन सैलरी। क्या है? लास्ट में कितना सैलरी था? मल्टीप्लाइड बाय द 3, मल्टीप्लाइड बाय द 3 फिक्स है, और मल्टीप्लाइड बाय द फुल्ली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज गिवन, फुल्ली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज गिवन। समझ में आ गई बात? उसके बाद में फोर्थ कैलकुलेशन क्या है? देखिए, थर्ड कैलकुलेशन उस टाइम पीरियड से रिलेटेड थी जो सर्विस आपने दे दी, जो सर्विस एम्प्लॉय ने दे दी। और फोर्थ कैलकुलेशन क्या है? वह उस टाइम पीरियड से रिलेटेड है जो कि सर्विस अभी एम्प्लॉय ने नहीं दी, जो कि सर्विस एम्प्लॉय ने नहीं दी। अगर वो और यहां पे जॉब करता तो कितने टाइम पीरियड तक, मंथ के हिसाब से कितने महीने वो और यहां पे सर्विस देता, उसकी कैलकुलेशन है ये यहां पे। तो दिस इज कॉल्ड, ये आपकी चारों क्या है आपकी? ये बेटा 4 ही 4 क्या है आपकी? कैलकुलेशन से। समझ में आ गई बात? चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं साहब। मिस्टर एक्स रिसीव्ड वीआरएस ऑफ, अच्छा कंपनसेशन, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में कंपनसेशन रिसीव किया। कितना रिसीव किया? 7 लाख। आफ्टर 30 ईयर्स 4 मंथ ऑफ सर्विसेज ही स्टिल हैज 6 ईयर ऑफ सर्विस लेफ्ट। अभी भी, यानी 30 साल 4 महीने करने के बाद भी अभी 6 साल की सर्विसेज उनकी बाकी है। 6 × 12 करूं तो कितना होता है? 72 मंथ की सर्विसेज अभी बाकी है। एट द टाइम ऑफ वीआरएस ही वाज ड्रॉइंग, बेसिक सैलरी कितना था उसका? 20,000। डीए विच इज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सैलरी कितना था? 5,000। कंप्यूट, अरे भैया बहुत सिंपल है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? अगर मैं कहता हूं यहां पे ये कैसा, यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है? एक्चुअल रिसीव्ड। फर्स्ट क्या है आपका? एक्चुअल रिसीव्ड कितना? 7 लाख। दूसरा क्या आपका? स्टैंडर्ड लिमिट कितना है? 5 लाख। तीसरा क्या है? लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी थी इसकी? 20 + 5, क्योंकि 20 + 5 टोटली क्या है? ये दोनों 20, यार ये पूरा सीडीए है। ये डीए जो है ना आपका, दिस डीए विच फ्रॉम, ये पूरा 5,000 पूरा ही क्या है? सीडीए है। तो 20,000 + 5,000 कितना हो गया? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय द 3 इनटू
कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज गिवन, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज गिवन, कितने साल उन्होंने जॉब कर दिया कंप्लीट, 30 साल। तो देखिए थर्ड पॉइंट ये हो गया आपका, थर्ड पॉइंट ये हो गया आपका, और इसका अमाउंट कितना आ गया 22,50,000। क्या अमाउंट आ गया 22,50,000। और लास्ट में क्या था, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विसेज, रिमेनिंग ईयर्स कितने बाकी थे 6, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 इंटू 12, तो ये देखिए ये आ गया आपका 18,000, ये कितना आ गया सॉरी 18 लाख। और अब 4 कैलकुलेशन है आपके पास में, ये 4 कैलकुलेशन है आपके पास में, इसमें से विच इज लेस इज एग्जेम्प्ट, क्या है 5 लाख, तो 5 लाख क्या हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट, 7 में से 5 चला गया तो पीछे कितना बचा आपका 2 लाख, ये 2 लाख क्या हो जाएगा, दैट इज योर टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज योर टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज योर टैक्सेबल वैल्यू। हालांकि इसमें से भी बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो लेस होगा ही होगा, वो सब तो होगा ही, लेकिन सिर्फ इस वीआरएस की यानी वीआरसी की वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, यानी वीआरएस स्कीम, वीआरएस का मतलब होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंदर जो कंपनसेशन मिला है उसकी टैक्सेबिलिटी कितनी आ गई है, ये 2 लाख आ गई है। समझ में आ गया आपको बात, चलिए साहब। तो आज हमने क्या किया, आज हमने देखिए, आज हमने रिट्रेंचमेंट आज हमने लीव एनकेशमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स की, उसके बाद में रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन किया, और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन किया। तो अब आपको क्वेश्चंस, नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस करने हैं 80 तक, 80 तक क्वेश्चंस करने हैं, यस 80 तक क्वेश्चंस आपको करने हैं, 80 तक आपका होमवर्क है। सो नाउ होमवर्क इज अप टू 80, होमवर्क इज अप टू क्वेश्चन 80, अप टू क्वेश्चन 80, समझ में आता है। अच्छा बेटा, उसके बाद में आपको क्या करना है, रिलीफ। अब हम कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलीफ पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सैलरी में एक बहुत 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 मुद्दे की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, रिलीफ हम कल आराम से करेंगे। और ये रिलीफ लास्ट पॉइंट है, जैसे ही हमने ये रिलीफ कर लिया हमें सैलरी से रिलीफ मिल गई, जैसे ही हमने ये रिलीफ वाला पॉइंट कर लिया हम सैलरी से रिलीव हो गए। काम करते रहिए बेटा, कुछ लोगों के काम नहीं आ रहे हैं, काम कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, स्टे एट योर होम, स्टे ब्लेस्ड एंड डू योर स्टडी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।